हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपी जो जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSIR के बेसिस पे देखे या फिर एग्ज़ाम्स जो कि पास कोर्स हमारे जितने भी कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं BSc लेवल MSc लेवल सब में माइक्रोस्कोप्स अधिकतर पूछे जाते हैं। तो माइक्रोस्कोप्स की ये एक सीरीज़ होने वाली है हमारी वीडियो लेक्चर की, जहाँ पर हम एक एक माइक्रोस्कोप्स को डिटेल्ड यहाँ पर उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोस्कोप का जो बेसिस है, किस बेसिस के ऊपर माइक्रोस्कोप्स काम करती है उस पे है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो क्या मतलब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि भाई माइक्रोस्कोप्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर वो वर्क्स करते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर प्रिंसिपल्स में कुछ फिजिक्स की टर्म्स यूज आएंगी, तो कुछ फिजिक्स यहाँ पर यूज होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप्स हैं, उनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो या तो लाइट हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार की माइक्रोस्कोप्स बेसिकली होती है। तो या तो वो हो सकती हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स या फिर वो हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। तो दो तरह की माइक्रोस्कोप्स हो गई। दोनों प्रकार की माइक्रोस्कोप्स जो है ये डिफरेंट किस प्रकार के यहाँ पर कि कौन सा इन दोनों माइक्रोस्कोप्स में किस प्रकार का सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप्स में, तो माइक्रोस्कोप्स जो कि सबसे पहले तो हम माइक्रोस्कोप्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोस्कोप्स सबसे पहले दो टर्म यूज देखते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपी जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, दूसरी जो टर्म है वो है माइक्रोस्कोप्स। इनमें भी डिफरेंस है। माइक्रोस्कोप्स जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो माइक्रोस्कोप्स होता है, जबकि माइक्रोस्कोपी है इस इंस्ट्रूमेंट की जो स्टडी है उसको हम माइक्रोस्कोपी बोलेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी है जहाँ पर माइक्रोस्कोप से हम कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख पाते उसको हम देख पाए, उसको विजिबल कर पाए। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप्स। और इसकी जो स्टडी करेंगे हम माइक्रोस्कोप्स की कि ये कैसे वर्क करता है, क्या यहाँ पर कितने प्रकार की होती है, कौन से टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स में क्या क्या चीज़ें वहाँ पर यूज की जाती है, क्या उनका बेसिस होता है, वो सारी जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज किया जाता है माइक्रोस्कोपी में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमें माइक्रोस्कोपी में स्टडी करना है, देखना है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन का यूज करके उसको इल्यूमिनेट करेंगे। उसके ऊपर लाइट या इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं ताकि उससे वो लाइट और इलेक्ट्रॉन जब पास उसके ऊपर टकराते हैं तो टकराने से कुछ चीज़ें होंगी, फिजिक्स वहाँ पर होगी। क्या होगी वो अभी देखेंगे आगे। तो उससे एक इमेज बनेगी जिसको हम अपनी आईज से माइक्रोस्कोप में हम देख पाएंगे। तो माइक्रोस्कोपी क्या होगी, माइक्रोस्कोप्स की स्टडी को माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। जबकि माइक्रोस्कोप्स वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको
नेकेड आई से हम देख पाए उसको हम माइक्रोस्कोप्स बोलेंगे। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप्स हैं ये काफ़ी टाइप के होते हैं। तो मोटे तौर पे हम बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, और आजकल एक और माइक्रोस्कोप्स है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप्स और यूज़ हो रहे हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप्स जो कि सबसे सिंपल तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जो कि आप लोगों ने भी अपनी लैब्स में देखे होंगे। जूलॉजी बॉटनी की जो लैब्स होती हैं अपने कॉलेज में, वो स्कूल्स में, वहाँ पर आप इन माइक्रोस्कोप्स को आसानी से देख सकते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं सिंपल माइक्रोस्कोप्स। सिंपल माइक्रोस्कोप्स जो है वहाँ पर उसमें क्या होता है कि भाई सिंगल लेंस वहाँ पर यूज़ होता है, तो उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप्स बोलते हैं। जबकि ऐसी माइक्रोस्कोप्स जहाँ पर एक से ज़्यादा लेंसेज यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर माइक्रोस्कोप्स जो है उनमें एक से ज़्यादा लेंस ही यूज़ होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने लायक बात है। तो हो गई क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप्स। तो सिंपल जो है, जैसे हमारी आई है, आँख है हमारी, क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पर एक सिंगल लेंस यूज हो रखा है। जबकि जो आपने लैब में आपने जो माइक्रोस्कोप देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कुछ लेंसेज होते हैं, कुल मिलाकर एक से ज़्यादा लेंसेज से मिलकर संरचना जो बनी होती है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम बोलेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप्स, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है, यहाँ पर लाइट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी थी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, लाइट, इसलिए ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप होती है। लाइट माइक्रोस्कोप्स को हम ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स की। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप्स, क्योंकि यहाँ पर लाइट इन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा क्या करी जाती है, ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, तो जो भी इमेज है, वो जो मैग्नीफाइड इमेज हमें प्राप्त होगी, वो एक लाइट ट्रांसमिट की जाएगी ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये कोई सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है जो कि लाइट जनरेट करता है। कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर नेचुरल लाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लाइट इसके ऊपर क्या की जाएगी, डाली जाएगी। ठीक है, तो जब जैसे डालेंगे तो यहाँ से इस लाइट क्या होगी, इसके अंदर से ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिट की गई है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लाइट जो ट्रांसमिट की गई है, तो ट्रांसमिशन यहाँ पर लाइट का हुआ है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डलेगी, तो यहाँ पर हमें कुछ फिजिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लाइट का क्या क्या होगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होगा क्या, लाइट का ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो गई, यहाँ से इसको पार कर गई है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर होती है, एब्जॉर्प्शन। तो लाइट यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ लाइट को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और बाकी बची हुई लाइट को ट्रांसमिट कर दिया चल जाएगा। तीसरा जो फिजिक्स यहाँ पर होगी वो है डिफ्रैक्शन। तो लाइट इससे ऑब्जेक्ट से टकरा कर इधर उधर क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, कुछ लाइट मतलब ज़्यादा लाइट यहाँ पर डालेंगे, कुछ डिफ्रैक्ट हो जाएगी, और कुछ ही लाइट यहाँ ऑब्जेक्ट से टकरा कर वो आगे की तरफ जाएगी। चौथा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि माइक्रोस्कोप्स के मैग्निफिकेशन में भी ये
हेल्प करता है, जो कि है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जैसे कि कोई लाइट रेज है, वो जा रही है और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उस लाइट की जो डायरेक्शन है उसमें, उसका जो पाथवे है उसमें क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट पे, जब ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे जब लाइट डाली जाएगी तो आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको माइक्रोस्कोप में कवर स्लिप लगा के रखते हैं, उसके ऊपर क्या होती है भाई, कवर स्लिप होती है। तो जब यहाँ पर लाइट डाली जाएगी तो यहाँ पर कवर स्लिप क्या है, एक ग्लास होता है, इसके ऊपर क्या रहेगी भाई, एयर रहेगी, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहेगा। ठीक है, तो लाइट जो है पहले ऑब्जेक्ट से टकराएगी, फिर वो ग्लास से होती हुई और फिर एयर में आएगी। तो यहाँ पर जो है मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब पहले वो एयर में थी, फिर वो ऑब्जेक्ट पे आई, ऑब्जेक्ट से वापस ये यहाँ पर ग्लास में आई और ग्लास से फिर वापस एयर में आई। तो इस प्रकार से उसके मीडियम में चेंज हो, तो मीडियम में चेंजेस होने से लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिनन होता है फिजिक्स में। तो उससे लाइट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जो लाइट रेज है वो स्लोली पास होती है किसी भी मीडियम से। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये कुछ नॉर्मल चीज़ें थी, फिजिक्स थी जो यहाँ पर यूज होती हैं इनके द्वारा। अब हम बात करें तो एक माइक्रोस्कोप जो है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप है यहाँ पर नीचे सबसे पहले उसमें कोई भी एक लाइट का क्या होगा, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर कंडेंसर लेंसेज होते हैं। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है कि ये जो लाइट हमने सोर्स से आई है, ठीक है, इसको हम, ये कंडेंसर लेंस सारे को इकट्ठा करके और स्पेसिमेन के ऊपर ये डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिमेन रखा गया है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो भी हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में कवर स्लिप में स्लाइड के ऊपर रख के, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्लाइड्स के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर कवर स्लिप्स लगी रहती हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों से आप नॉर्मल रूबरू हुए हुए हो। उसके बाद में अब ये जो लाइट जा रही है ऑब्जेक्ट से टकरा कर, तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, इस लाइट को जो ऑब्जेक्ट से टकरा के आई है उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगी, इमेज बनेगी और वो इमेज हम यहाँ पर देखेंगे। इसके ऊपर एक लेंस और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओक्यूलर लेंस। तो ओक्यूलर लेंस जो कि हमारी आई के पास होता है और इससे हम इमेज को आसानी से देख सकते हैं। तो हम ओक्यूलर लेंस के द्वारा इस इमेज को देखेंगे। तो कितने प्रकार के लेंसेज नॉर्मली एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हो गए, सबसे पहला कंडेंसर लेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस और तीसरा ओक्यूलर लेंस। तो तीन प्रकार के लेंसेज यहाँ पर हम किसी भी माइक्रोस्कोप्स में नॉर्मली हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक माइक्रोस्कोप्स थी सिंपल, उसमें किस प्रकार के, कितने प्रकार के लेंसेज यूज होते हैं वो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप्स एक्चुअली, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप्स की बात करेंगे तो हमें कुछ तीन चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है।
तो कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप्स। तो इसमें सबसे पहले कोई भी माइक्रोस्कोप्स है उसमें हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैग्नीफिकेशन की। तो मेन जो काम होता है माइक्रोस्कोप्स का वो मैग्नीफिकेशन का ही होता है। तो हम बात करेंगे कि कोई भी माइक्रोस्कोप है किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकता है। तो मैग्नीफिकेशन जो है ये दर्शाता है कि जो माइक्रोस्कोप्स है वो कितना पावरफुल होता है। ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो है, तो किसकी हम डेफिनेशन बात करें तो इसको हम मैग्नीफाइंग पावर भी इसको हम बोल सकते हैं कि भाई कोई भी माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो किस प्रकार से डिसाइड होगी, तो मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी माइक्रोस्कोप है उसमें 3 प्रकार के लेंसेज यूज होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर हम कंडेंसर लेंस की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लेंस की बात करेंगे। कौन कौन सा? एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस और एक यहाँ पर हम ओक्यूलर लेंस। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और ओक्यूलर लेंस इन दोनों का इन दोनों की जो मैग्निफिकेशन पावर होंगी लेंसेज की वो मल्टीप्लाई होके किसी भी माइक्रोस्कोप्स की मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है। जैसे कि हम बात करें ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये कितने भी पावर का हो सकता है। मैग्नीफाइंग पावर से हम यहाँ पर मतलब है जैसे कि कोई भी लेंस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स लार्जर दिखा सकता है, कितने टाइम्स लार्जर। जैसे कि हम बात करें वो हम आपने नॉर्मली देखा होगा कि ये 4x हो सकता है, 10x हो सकता है, 20x हो सकता है, 40x हो सकता है या फिर 60 या 100x तक ये हो सकते हैं। ठीक है। ऑक्यूलर लेंस भी इस प्रकार से होता है। ठीक है। जैसे कि कितने टाइम वो हो सकता है, जैसे 10x है। तो अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमने बात की 10x का लिया और ओकुलर भी हमने क्या ले लिया, एक 10x का लिया। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन पावर, जो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप्स की होगी वो कितनी होगी भाई, 100 टाइम। तो वो माइक्रोस्कोप्स 100 टाइम लार्जर उस ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। तो आपके समझ में आ गया होगा मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बाद में जो दूसरी चीज आती है वो होती है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट से यहाँ पर हमारा मतलब है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई भी इमेज है वो हमें कितना क्लियर दिखाई देती है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप का ये कंट्रास्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम बात करें कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले हम बात करें तो कंट्रास्ट का मतलब होता है वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी। यही इसका मतलब होता है। तो जो लाइट की इंटेंसिटी है उसमें कितना वेरिएशन है, जो भी इमेज बनेगी उसमें। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें वो कहीं से मोटा होगा, कहीं से पतला होगा, तो उसका जो हर पार्ट है वो अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कोई पार्ट ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कोई पार्ट कम लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो डिफरेंट डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है भाई, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बाय ऑब्जेक्ट, इससे क्या होगा, जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो भी डिफरेंट फेजेस में होगी। उससे जो इमेज बनेगी वो
उससे हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार की वो इमेज बनेगी। तो कितना हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन करता है डिफरेंट पॉइंट्स में, स्पेसिमेन में। तो उससे जो इमेज बनेगी वो डिफरेंट इंटेंसिटी की होगी और वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी, उससे इमेज जो बनेगी वो थोड़ा अलग बनेगी। तो कंट्रास्ट का यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। कंट्रास्ट से इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको इमेज दिखाएंगे तो आप समझ जाओगे। उसके बाद में हम जो तीसरे जो पॉइंट है उस पे आते हैं, जो कि है मेन यहाँ पर, वो होता है रिजॉल्विंग पावर। तो कोई भी जो माइक्रोस्कोप्स है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि ये एबिलिटी होती है किसी भी माइक्रोस्कोप्स की कि जो दो पॉइंट हैं उनको कितना क्लियर वो दिखा सकती हैं। जो दो ऑब्जेक्ट जो आपस में पास पास रखे हैं उनको ये कितना क्लियर दिखा सकते हैं, ये जो पावर होती है उसको हम उसकी रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर जो है किसी भी माइक्रोस्कोप की, आरपी, रिजॉल्विंग पावर जो है वो हमेशा माइक्रोस्कोप्स की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को हम बात करें तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। जैसे कि दो पॉइंट्स हैं ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि उनके डिस्क्रिमिनेशन को क्या करती है, अलाउ करती है, उनको डिस्क्रिमिनेट करती है, उसको हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर, मतलब कि कोई भी दो पॉइंट है वो कितना क्लियर हमें दिखेंगे, कितना जितना लिमिट ऑफ मतलब जितना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, जैसे कि दूर दूर रखे हैं, अब ये और पास में आ गए और उसके बाद ये और पास में आ गए। तो जितना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा उतनी ही उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसको हम बात करें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए एक इक्वेशन दी गई है जिसको हम बोलते हैं 0.61 लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। ये जो इक्वेशन दी गई है इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, इसको हम एबेज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो एबे इक्वेशन से हम किसी भी माइक्रोस्कोप की क्या पता कर सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो दो पॉइंट है कितना वो माइक्रोस्कोप कितना उन दो पॉइंट्स को डिस्क्रिमिनेट करके दिखा सकता है, कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, ये उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम बता दिया, दो पॉइंट के बाद में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, सॉरी। तो जितना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है जो लाइट या फिर इलेक्ट्रॉन्स हम यूज़ करेंगे उसकी वेवलेंथ। उसके बाद में एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हमने बात करी थी अभी कि माइक्रोस्कोप्स हैं वो रिफ्रैक्शन के ऊपर भी काम करती है। रिफ्रैक्शन यहाँ पर नॉर्मली हम देखेंगे कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, तो कुछ इंडेक्स भी यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर की, तो ग्लास से जब एयर में ग्लास और एयर में जब लाइट ट्रांसमिट होगी तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है नॉर्मली एक यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ ऑयल इमर्शन लेंसेज हम यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं जो स्पेसिमेन है, कवर स्लिप और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच में। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो करीब 1.5 के आसपास होता है। तो वह भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे साइन एल्फा। ठीक है, तो साइन एल्फा है, ये होता है एंगुलर अपर्चर। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम आगे देखते हैं। एंगुलर अपर्चर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप दो इमेज देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर अपर्चर की, जो कि क्या होता है भाई, अल्फा। अल्फा जो हम यूज कर रहे हैं एंगुलर अपर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे वाला डायग्राम देखो पहले। तो ये एक ह्यूमन आई है। ठीक है, ह्यूमन आई है और यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। तो ऑब्जेक्ट ए आँख के पास में रखा है और ऑब्जेक्ट बी जो है ये आँख के थोड़ा डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है आप देख सकते हो ये पास में है। तो यहाँ पर जो और ये जो देख सकते हो, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट ए है वो काफ़ी आँख के पास में रखा है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है आँख की, ये क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो यहाँ पर कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो θ2 बन रहा है। जबकि जो बी ऑब्जेक्ट है जो कि काफ़ी दूर रखा हुआ है, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, वो θ1 है। तो आप देख सकते हो θ2 जो कि ऑब्जेक्ट ए का है ये ज़्यादा डिग्री का है, जबकि दूसरा जो एंगल है जो वो कम का है। देख सकते हैं। तो नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी आंखों से जो दूर होता है वो हमें छोटा दिखाई देता है, जबकि हमारी आंखों के पास होता है तो वो हमें बड़ा साइज का दिखाई देता है। तो जितना ज़्यादा एंग ये जो थीटा या फिर हम अल्फा भी बोल सकते हैं इसको, या अल्फा बोल दें इसको, अल्फा 1 अल्फा 2। तो ये जो अल्फा 2 का मान यहाँ पर ज़्यादा है, तो एंगुलर अपर्चर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हम एब्बे इक्वेशन में देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा कब होगी, सॉरी कम कब होगी, जब एंगुलर अपर्चर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी वेवलेंथ कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे या फिर कम रखेंगे, कम रखेंगे। हमें कुल मिलाकर काम क्या करना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम रखना है ताकि रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो रिजॉल्विंग पावर कम कब 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 होगी, जब या तो लैम्डा का मान क्या हो, कम हो,
वेवलेंथ क्या हो, कम हो। वेवलेंथ कब कम होगी, जब एनर्जी, हाई एनर्जी लाइट यूज होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना कम वेवलेंथ यूज होगी उतना ही ज़्यादा उतना ही कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, और उतनी ही, ठीक है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ कम उतना ही कम क्या, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा क्या, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की। आया समझ में? उसी प्रकार से अब हम देखते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर अपर्चर को क्या करना है, अल्फा का मान ज़्यादा करेंगे तो, क्योंकि यहाँ इसकी क्वेश्चन से पता लग रहा है, उतना ही कम क्या होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और उतनी ही ज़्यादा में क्या होगी, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, उतनी ही ज़्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रिजॉल्विंग पावर होगी माइक्रोस्कोप की, उतना ही अच्छा कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो डिस्टेंस को पता करके बता सकते हैं, और उतना ही क्लियर हमें वो दिखाई देगा। ठीक है, एंगुलर अपर्चर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो क्या है, एन। एन यहाँ पर हम देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए भाई, ज़्यादा होना चाहिए। ये ज़्यादा होगा तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगी, कम होगी, और ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम हो गई तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ज़्यादातर सी शहर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके बेसिस के ऊपर ही होते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो एंगुलर अपर्चर का मान क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ही कम होगा एबेज इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और उस मैग्नीफिकेशन जो पावर है माइक्रोस्कोप्स की वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव लेंसेज दिखाए गए हैं, एक का तो लो अपर्चर है, एक का हाई अपर्चर है। ठीक है, तो जो हाई अपर्चर जिसका होता है तो वो ज़्यादा लाइट को, यहाँ पर लाइट रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब की जा रही है, जबकि इस वाले लो अपर्चर वाले में लाइट रेज कम एब्जॉर्ब। अब लाइट रेज कम एब्जॉर्ब की जाए तो यहाँ पर इमेज भी हमें छोटी दिखाई देगी, जबकि इस वाले में हमें हाई मैग्निफिकेशन की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें कम होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी थी, तो ऑयल इमर्सन जो लेंसेज हैं उनमें कैसे क्या होता है कि भाई उनमें मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मली जो एयर होता है उसके लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के आसपास होता है, 1.0, जबकि जो ऑयल इमर्सन लेंसेज है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यूज़ किया जाता है, 1.5। ऐसा क्यों होता है, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कंडेंसर लेंस है, नीचे ये स्लाइड है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसके ऊपर कवर स्लिप लगी हुई है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कवर स्लिप के ऊपर क्या लगा देते हैं, इमर्सन ऑयल लगा देते हैं, जो कि कहाँ पर होता है भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस और कवर स्लिप के बीच में, यहाँ पर हम इमर्सन ऑयल लगाते हैं। इसके अलावा हम कंडेंसर लेंस और ग्लास स्लाइड के बीच में भी यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जगह हैं जहाँ पर आप इमर्सन ऑयल लगा सकते हैं, एक तो ये जगह है और एक ये जगह है। इन दो जगह के ऊपर आप इमर्सन ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो इमर्सन ऑयल से क्या हो रहा है आप इस डायग्राम से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा था, जैसे ग्लास की जो स्लाइड है यहाँ से जब लाइट रेज
ग्लास से और एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होंगी वो, ठीक है। जबकि ऑयल इमर्शन यूज करेंगे तो इसका जो मीडियम है वो एकदम ग्लास के जैसा ही लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर जो लाइट रेज है वो थोड़ी कम बैंड होती है और ज़्यादा मात्रा में लाइट किसके पास पहुँच रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास पहुँच रही है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लाइट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस के पास आएंगी तो इमेज भी भाई क्या बनेगी, अच्छी बनेगी ना, ज़्यादा लार्ज दिखेगा। तो ऑयल इमर्सन यूज में यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स इनका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो कम रिफ्रैक्ट हो रही है, मीन्स ज़्यादा गति से वो प्रवेश करेंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही ये है कि कितने टाइम जो रेज है वो स्लो हो जाती है। अब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, जैसे अब ये एयर था और ये यहाँ पर ग्लास में आएंगी तो एक इंटेंसिटी चार्ज थी तो थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी उनकी कम हो जाएगी, तो जो ऑब्जेक्टिव्स के पास जाएंगी तो वहाँ पर भी लाइट रेज थोड़ी कम जा पाएंगी। जबकि ऑयल लगाने से क्या होगा, उनका जो मीडियम है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा और सीधा वो उसी जो एनर्जी के साथ वो ऑब्जेक्टिव लेंसेज के पास जाएंगी और हमें इमेजेस क्लियर दिखाई देंगी। तो ये आज का अपना बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप था। तो यहाँ पर जो मेन इक्वेशन हमें याद रखनी है वो क्या है भाई, एब्बे इक्वेशन। एब्बे इक्वेशन जो है वो क्या है, जो कि हमें क्या दर्शाती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो कि क्या है 0.6 लैम्डा 61 लैम्डा बटे एन साइन अल्फा। तो लैम्डा वेवलेंथ है। अब आप यहाँ पर कहोगे 0.61 यूज क्यों हुआ है, तो 0.61 यहाँ पर एक चलो बात करते हैं। तो नॉर्मली हम इसको ये भी लिख सकते थे, क्या, लैम्डा अपॉन एन साइन अल्फा। ये कब बोलेंगे, जब यहाँ पर क्या हो, सिंगल लेंस यूज हुआ हो। जैसे हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई में क्या है, सिंगल लेंस है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं वो क्या होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, जहाँ पर एक से ज़्यादा लेंसेज यूज होते हैं। तो एक से ज़्यादा लेंसेज यूज होंगे तो उनकी वेवलेंथ में भी डिफरेंसेस होगा, वो वहाँ पर वेवलेंथ जो है कुछ लॉस होगा एनर्जी का। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर एक मात्रा रखी गई है जो कि ज़्यादा डिफरेंसेस ना होने दे, तो वही है ये, ठीक है। तो 0.61 किन के लिए यूज करेंगे हम, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं उनके लिए ये यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अब एक एक करके जितने भी माइक्रोस्कोप है, जैसे कि सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप को ही देखेंगे जो कि ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, उनको हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।